हेलो विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है स्वच्छंद काव्य धारा। स्वच्छंद काव्य धारा किसे कहते हैं और स्वच्छंद काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, इस विषय पर हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जब हम काव्य को देखते हैं तो काव्य के दो प्रकार स्वीकार किए गए हैं। एक प्रकार होता है शास्त्रीय, जिसे हम क्लासिकल बोलते हैं, और एक होता है स्वच्छंद, जिसे रोमांटिक नाम भी दिया जाता है। जब हम इनकी परिभाषा के अंतर्गत जाते हैं, इन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तो शास्त्रीय काव्य कला वह होती है जो एक दीर्घ अभ्यास का परिणाम होती है, और दूसरी जो रोमांटिक स्वच्छंद काव्य धारा है उसमें कला हृदय की भावनाओं को सहज तथा अकृत्रिम स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त करती है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह यही स्वाभाविक रूप से अकृत्रिम तरीके से अपने भावों को अभिव्यक्त करने वाली स्वच्छंद काव्य धारा के विषय में है। जब हम रामचंद्र शुक्ल को इस विषय में देखते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, तो उन्होंने कहा है कि शिष्ट साहित्य के साथ साथ लोक साहित्य की धारा भी बहती रहती है, जिसमें जीवन की सहज और निश्चल अभिव्यक्ति होती रहती है। जब शिष्ट साहित्य पंडितों और आचार्यों की रूढ़ियों में आबद्ध हो जाता है तो भाव की सजीवता और स्फूर्ति जीवनगत दूसरी प्राकृतिक भावधारा से ही प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन को ही अनुभूति की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता कहना चाहिए। इस तरह से शुक्ल ने जो बात कहनी चाहिए वो उन्होंने कहा है कि जो एक सभ्य साहित्य है, शिष्ट साहित्य है, पढ़े लिखे लोगों का साहित्य है, उसके साथ एक लोक साहित्य भी प्रवाहित होता है, और जिसमें जीवन सहज रूप से अभिव्यक्ति पाता है, बंधनहीन होकर अभिव्यक्ति पाता है। शिष्ट साहित्य जो है वह पंडितों और आचार्यों की रूढ़ियों में बंधा हुआ होता है, जबकि इस साहित्य में सजीवता और स्फूर्ति और प्रकृति का निश्चल प्रभाव होता है, और ये अनुभूतियाँ हृदय की सच्ची अनुभूतियाँ होती है। इस तरह का साहित्य जो होता है वह स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत आता है। जब हम रीतिकाल के अंतर्गत जाते हैं तो हमने देखा था कि 3 प्रकार का साहित्य वहाँ पर लिखा गया था: रीतिबद्ध साहित्य, रीति मुक्त साहित्य और रीति सिद्ध साहित्य। रीति मुक्त साहित्य इसी प्रकार का साहित्य रहा है, जिसे हम स्वच्छंद काव्य धारा का साहित्य भी कह देते हैं। इसकी जिन विशेषताओं को मुख्य रूप से देखा जाता है उसमें सर्वप्रथम जिस पर ध्यान दिया जाता है वह है प्रेम की वेदना का प्रधान रूप से वर्णन करना। ये कवि जब अपने काव्य में किसी चीज का वर्णन करते हैं तो मुख्य रूप से इनका चित्रण प्रेम रहता है। वैसे भी श्रृंगार रसराज माना गया है, तो इनका जो काव्य है वह प्रेम से संबंधित होता है, और ये जो प्रेम होता है वह भी संयोग प्रधान नहीं वरन वियोग प्रधान होता है। इन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार के संयोग पक्ष को बहुत कम स्थान दिया है, और यदि कहीं स्थान दिया भी है तो उसमें भी विरह का समावेश हो गया है। वास्तव में देखा जाए तो विरह की जो परिस्थितियां हैं उस विरह की परिस्थितियों को ही स्मृति के रूप में दिखाने के लिए उन्होंने संयोग का वर्णन किया है। एक तरह से इनका संयोग वियोग की पीड़ा को बढ़ाने वाला है, जो स्मृति के रूप में आता है। घनानंद का पद हम इस विषय में कोट कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है, यह केसो संयोग न सूझी परे, जो वियोग न हो वियोग न क्यों हो बिछोहत है। इस विषय में कई विद्वानों अपने अपने मत दिए हैं, और यदि मनोहर लाल गौड़ के मत को हम देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि रीति मुक्त काव्य की व्यथा प्रधानता उसे प्रचलित परंपरा से पृथक प्रमाणित करती है। इसका एक कारण तो यह है कि फारसी का प्रभाव इसके मूल में है, वहाँ भी प्रेम वेदना प्रधान ही अधिक वर्णित हुआ है, और दूसरे तत्कालीन समाज की भी छाया इन कवियों के मन पर पड़ी है। जो भी हो, पर इनके अंदर पीड़ा मुख्य रूप से देखने को मिलती है, और वह प्रेम जनित पीड़ा है, विरह जनित पीड़ा है।
एक तरह से देखा जाए तो जो स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं उनमें से अधिकांश कवि किसी न किसी के वियोग को झेल रहे हैं। उनके जीवन में कोई प्रिया रही है, कोई साथी रहा है और उसका वियोग हो गया है, उसके बाद उन्होंने अपना ये काव्य लिखा है। दूसरी विशेषता के रूप में जो विशेषता हम ले सकते हैं वह है प्रचलित काव्य शैलियों का परित्याग। इन लोगों ने अपने काव्य के अंतर्गत उस समय जो प्रचलित काव्य शैलियाँ थी, नायिका भेद का वर्णन किया जा रहा था, उस समय रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत संपूर्ण रसों के रूप में वर्णन किया जा रहा था, रसों का वर्णन था। इन सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया। अलंकार और चमत्कार का प्रभाव उस समय था, वह प्रभाव भी इन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि वह शास्त्रीयता से संबद्ध था। इन्होंने पारंपरिक शैली में से किसी के प्रति भी अपना लगाव नहीं दिखाया है। इस काल के इन कवियों ने, स्वच्छंदताधारी कवियों ने परंपरा के प्रचलित सभी मानदंडों को अस्वीकार करके अपनी बात कही है और इसीलिए इन्होंने अलंकारों के स्थान पर जिस चीज़ का प्रयोग किया है वह है लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग। लोकोक्ति और मुहावरे हमारी भाषा के वह अंश हैं जो जनजीवन से जुड़े हुए होते हैं और बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अपनी बात को कहने वाले होते हैं। इसी तरह की बात को इन्होंने अभिव्यक्त किया है अपने काव्य के अंतर्गत। ठाकुर को यदि हम देखते हैं तो उन्होंने निरलंकृत सहज भाषा में अपनी अभिव्यक्तियां दी है। घनानंद ने अलंकारों का प्रयोग सबसे अधिक किया है, पर वे सप्रयास कहीं पर भी नहीं हुए हैं। उनमें जो चीज मुख्य रूप से देखने को मिलती है हमें, वह भाव है और भाव ही उनके काव्य में अंग बनकर आया है। मुहावरों, लक्षणाओं का प्रयोग उनकी शैली और सामर्थ्य को अभिव्यक्त करता है और उसी से उनके काव्य में नया चमत्कार आया है। ये चीज हम साफ रूप से उनके काव्य को जो पढ़ते हैं तो इस बात का हमें पता लगता है। क्योंकि हम यहाँ घनानंद को विशेष रूप से देख रहे हैं, इसलिए हम घनानंद की किसी भी उक्ति को यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उनकी हर उक्ति इसका एक सफल उदाहरण हमें देखने को मिलती है। इन्होंने विषय वस्तु और वर्णन शैली दोनों ही दृष्टि से परंपराओं से मुक्त होकर अपनी बात को कहा है। अगली विशेषता के रूप में यदि हम इनकी देखें तो इनकी प्रेरणा अनुभूति की जो अभिव्यक्ति हुई है वह आत्मा अभिव्यक्ति है। अर्थात इन्होंने भोगे हुए यथार्थ को अपने काव्य में प्रेरणा की भावनाओं को जो इन्होंने भोगा था, जो इनकी अपनी स्वयं की अनुभूति थी, उसे उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। न कि कोई दूसरे का भोगा हुआ यथार्थ या बनी बनाई कृत्रिम बात को इन कवियों ने कहने का चित्रण किया है। इनकी प्रेम की व्यथा मार्मिक इसलिए बन पड़ी है क्योंकि वह इनके स्वयं की है और उसको बहुत गहराई से उन्होंने महसूस किया है, अनुभव किया है और उससे पीड़ा भोगी है। इस धारा के जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में किसी न किसी का प्रेम प्राप्त किया है और उस प्रेम से आहत हुए। ये बात हम पहले कह आए हैं। घनानंद का सुजान से प्रेम था, आलम का शेख रूप नामक रंगरेजिन से प्रेम संबंध था। इस बात की पुष्टि हमें काव्य के अंतर्गत हो जाती है। पर जो बात यहाँ पर एक विशिष्टता के रूप में उभरती है वह यह भी है कि इन्होंने प्रेम का, अपने स्वानुभूत प्रेम का चित्रण किया है, उसको अभिव्यक्ति दी है, परंतु इनका जो प्रेम है वह प्रेम अपने आप में बहुत उदात्त है। रीतिकालीन जो रीतिबद्ध कवि है उनकी तरह उसमें वासना हमें देखने को नहीं मिलती है। उन्होंने प्रेम के मार्ग को चतुराई से परे सरल तथा स्वाभाविक माना है। घनानंद का बहुत प्रसिद्ध पद है जिसे हम यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अति सुदो अनेको मार्ग है जहाँ नेको सयानप बाक नहीं, ता साच चले तजियापन पो कपटी झचके ते निशांक नहीं। इन कवियों ने वास्तव में अपने काव्य में प्रेम की
व्यथा को सहकर भी प्रिय की कुशलता की कामना की है। उन्होंने अपने त्याग को अभिव्यक्त किया है। वो कहते हैं कि जहाँ पर भी रहे प्रिय, वहाँ पर इनका प्रिय सकुशल रहे, क्योंकि उन्होंने लेने की दृष्टि से कोई बात नहीं की थी। उनका प्रेम अपने हृदय की स्वच्छंद अभिव्यक्ति है। इनके काव्य के अंतर्गत जब दिखलाई देता है, स्वच्छंद काव्य धारा की जो विशेषता के रूप में हम लेते हैं, वह है भावों का तीव्र आवेग। इनके काव्य के अंतर्गत भावनाओं का आवेग बड़ा तीव्रता से अभिव्यक्त हुआ है। स्वच्छंदतावादी कवियों ने अपने हृदय के भावों को काव्य में उन्मुक्त रूप से उंडेल दिया है। इस बात को हम जानते हैं, परंतु वह उन्मुक्त रूप से उंडेलने की भावना है वह बहुत ज्यादा आवेगपूर्ण है, एक गति लिए हुए है, उस गति में बहुत तीव्रता है। ये बात हम यहाँ कहना चाहते हैं। बौद्धिकता उनके काव्य में नहीं है, बौद्धिकता से वे दूर हैं और आत्मविभोर होकर अपनी बात को कहते हैं। घन आनंद और आलम के काव्य में भावों में परत के परत, उनके भेद प्रभेद एक के बाद एक उमड़ते ही चले जाते हैं। ये जो इनके भाव हैं, वे अपनी भंगिमाओं के ऐसे आकर्षक बिंब लेकर हमारे सामने आते हैं कि पाठक उनकी अरूपता का अनुभव नहीं कर पाता है और एक अनोखे भावलोक में पहुंच जाता है। हम घनानंद को यहाँ पर यदि उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो घनानंद का एक पद हम यहाँ पर लेते हैं और वह पद है, कारी कुर कोकिला कहाँ को बेर काढ़तीरी, कूक कूक अब ही करे जो किन फोरी ले, पेड़ पड़े पेरे पड़े पापी कलापी निस्ध्योस जो ही घातक रे चातक रे घातक ले तूहू कान फोरी ले। इनके काव्य के अंतर्गत एक विशेषता के रूप में हम लोक जीवन की झलकियों को भी देख सकते हैं। रीति मुक्त कवियों ने लोक जीवन के मनोरम चित्रों को अपने काव्य में बहुत सुंदरता से सजाया है और उन्हें अभिव्यक्ति दी है। विश्वनाथ प्रसाद ने इस संबंध में लिखा है कि खुले मैदान में आ जाने के कारण इन कवियों ने होली, अखती, अक्षय तृतीया जिसे हम कहते हैं, गणगौर आदि भारतीय त्योहारों में अपनी वृत्ति विशेष लीन की है। ये केवल गुलाल की गरज और केसर की कीच में ही नहीं पड़े रहे। घनानंद की रचना में तो होली दिवाली के ही वर्णन मिलते हैं, पर ठाकुर की कृति में उमंग और उत्साह के बीच बुंदेलखंड में मनाए जाने वाले अन्य त्योहारों का भी बड़ा ही चटकीला वर्णन मिलता है। इनकी एक अन्य विशेषता है इनका भाषा का असाधारण प्रयोग। इस काव्य धारा के कवियों ने भाषा के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लक्षणाओं, लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग इनकी भाषा में, भाव सौंदर्य में, उनकी व्यंजना में बहुत ज्यादा वृद्धि करते दिखलाई देते हैं। चाहे आलम हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे घनानंद हो, सहज भाषा में मार्मिक व्यंजनाएं इन्होंने अभिव्यक्त की है। और आलोचकों ने इस संबंध में जो विचार अभिव्यक्त किए हैं वह है कि रीतिबद्ध कवियों में से बहुत कम इनकी तुलना में टिक सके हैं। यदि हम घनानंद की भाषा को देखते हैं तो उनकी रचना में तो भाषा स्थान स्थान पर अर्थ की संपत्ति से समृद्ध होकर सामने आती प्रतीत होती है। वाक्य ध्वनि, पद ध्वनि तो दूर ही रहे, उन्होंने पदांश ध्वनि से भी जगह जगह काम लिया है। हम इनके पद को देखते हैं, मेरो मनोरथ हूँ बहिए अरुहे मो मनोरथ पूरनकारी। यहाँ पर वह मनोरथ शब्द का श्लेष के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं और मन का अर्थ व्यक्त करके कवि ने हूँ से बहुत बड़ी व्यंजना यहाँ पर कर दी है। फारसी शैली का प्रभाव भी इनके काव्य की एक विशेषता के रूप में देखा जाता है। घन आनंद और आलम फारसी के विद्वान थे। मुक्तक काव्य शैली की प्रमुख विशेषता उपमानों और बिंबों में परिवर्तन की दृष्टि, श्रृंगार में खंडिता के वचनों की प्रचुरता आदि
जो इनके काव्य में मिलते हैं वह फारसी काव्य के प्रभाव का ही फल दिखलाई देता है। घनानंद कृत जो वियोग बेली रचना है उसका छंद फारसी का है कि इन्होंने शराब, दिल के टुकड़े, छाती के घाव, बधिक, प्राणों का घुट घुट कर मरना इत्यादि अप्रस्तुत जो प्रयोग किए हैं वह इसी का प्रभाव दिखलाई देता है। आलम की शैली के संबंध में तो शुक्ल का स्पष्ट कथन है, कहीं कहीं फारसी शैली के रसबाधक भाव भी इसमें मिलते हैं। इस तरह से इनके काव्य के अंतर्गत जो बात दिखलाई देती है स्वच्छंदतावादी काव्यों में वह मूल भावना प्रेम की है। उन्होंने काव्य शैलियों जो प्रचलित काव्य शैलियां थी उनका परित्याग करते हुए अपनी स्वानुभूत प्रणय भावनाओं को, वियोग की भावनाओं को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है वह उदात्तता और तीव्रता के साथ अभिव्यक्त हुई है, जिसमें उन्होंने लोक जीवन की झांकियों को भी पिरोया है। इनकी भाषा में असाधारण प्रयोग और कहीं कहीं फारसी शैली का प्रभाव दिखलाई देता है। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।